बिल्कुल गलत है। आज भी हमारे फौजी भाई जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे बैठे हुए हैं, उनके साथ किसान भी बैठे हैं। 2014 में चुनाव के समय में मोदी साहब ने बताया था कि जैसे मैं चुन के आता हूँ, फौजी भाइयों, देश के सेना के जवानों, जैसे मैं चुन के आता हूँ, आपका 1 रैंक 1 पेंशन ORPO में लागू कर दूंगा। तो लागू तो हो गया जहाँ तक हमको पता है। दिखाया उन्होंने बहुत बड़ा तरबूज। अच्छा और हमको दिया है उन्होंने नींबू। अच्छा। ये सिर्फ दिखावे की बात है। अगर ऐसा सारी चीज़ें लागू होती साहब, तो हमारे फौजी, जो रिटायर्ड फौजी आज जंतर मंतर पे नहीं बैठते धरने पे, उनको क्या ज़रूरत थी बैठने के साथ। यहाँ पे बीजेपी अपने नेता का प्रचार विकास पुरुष के नाम पे कर रही है। मेट्रो स्टेशन से लेके कई ऐसा बोलना है उनका कि व्यापार यहाँ पे नागपुर में ले आए। आज ताजबाग में भी जाते हैं तो गडकरी का ही पोस्टर सब जगह नज़र आता है। तो एक अलग छवि गडकरी ने बना के रखी है नागपुर लोकसभा क्षेत्र में। तो ऐसे में आप सीधे गडकरी जी को किस प्रकार से टक्कर देने वाले हैं? मेरा पहला सवाल यही है, जब उनकी इतनी बड़ी अच्छी छवि नागपुर में फ़िलहाल दिख रही है। लगता है कि आप भी दूसरे विपक्षियों के जैसे EVM पे ही ब्लेम में आ गए हो। नहीं, ब्लेम नहीं कर रहा साहब मैं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका होस्ट नावेद आजमी। जैसे कि आपको पता है, चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। 60 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और 4 जून को रिजल्ट घोषित होने वाला है। 4 जून को 400 पार का नारा बीजेपी ने लगाया है, लेकिन क्या वो 400 पार हो पाएंगी? क्योंकि देश के सिपाही, देश की फौज उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। जी हाँ, आप नहीं सुने। आज हमारे साथ मौजूद है सूबेदार साहब, जो कि फौज में रह चुके हैं और नागपुर लोकसभा से माननीय नितिन गडकरी जी के सामने चुनाव में खड़े होने वाले हैं। सर, सबसे पहले चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। और मैंने सुना है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, कितना हकीकत है? शुक्रिया नवाज भाई, आपके चैनल का शुक्रिया। मैं सूबेदार गुणवंत सोमकुंवर, नागपुर लोकसभा से भारतीय जवान किसान पार्टी का उम्मीदवार हूँ। और आने वाले चुनाव में भारतीय जवान किसान पार्टी ने पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे विदर्भ में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो सर, आपकी भी बात चल गई है कि आपको यहाँ नागपुर लोकसभा से टिकट दी जाने वाली है। आप गडकरी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या आप वाकई में गडकरी जी को टक्कर देंगे? साहब, गडकरी के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ रहे। जो सिस्टम, देश का जो सिस्टम खराब हो चुका है, उस सिस्टम के खिलाफ आज देश का बच्चा बच्चा जागरूक हो चुका है। देश के युवा परेशान हैं, देश की महिलाएं परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। और आज वो चाह रहे हैं कि कोई ना कोई नया विकल्प मिले, कोई ना कोई नया विकल्प सामने आए, जिससे देश संवैधानिक तौर पर अच्छी तरह गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और जवानों के लिए कार्य करें। सर, सिस्टम के खिलाफ आप लड़ने वाले हैं, गडकरी जी के खिलाफ नहीं लड़ने वाले हैं। सिस्टम ने आपका क्या बिगाड़ दिया है भाई? मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आप एक बताइए साहब, जब मोदी सरकार 2014 में, जबकि आप जो जिस सिस्टम के बारे में इतनी आलोचना कर रहे हैं सर, आपके ही फौजी भाइयों के लिए कितना की है? 1 रैंक 1 पेंशन जो आपका कुछ कानून था, वो तक लागू कर रहे हैं उन्हें, तो कहते हैं। साहब बिल्कुल गलत है। आज भी हमारे फौजी भाई जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे बैठे हुए हैं, उनके साथ किसान भी बैठे हैं। 2014 में चुनाव के समय में मोदी साहब ने बताया था कि जैसे मैं चुन के आता हूँ, फौजी भाइयों, देश के सेना के जवानों, जैसे मैं चुन के आता हूँ, आपका 1 रैंक 1 पेंशन ORPO में लागू कर दूंगा। तो लागू तो हो गया जहाँ तक हमको पता है। दिखाया उन्होंने बहुत बड़ा तरबूज। अच्छा और हमको दिया है उन्होंने नींबू। अच्छा।
ये सिर्फ दिखावे की बात है। अगर ऐसा सारी चीज़ें लागू होती साहब, तो हमारे फौजी, जो रिटायर्ड फौजी आज जंतर मंतर पे नहीं बैठते धरने पे, उनको क्या ज़रूरत थी बैठने की। आज किसान भाई देखिए, जवान का कोई भी मसला हल नहीं हुआ। जो हम लोग इतनी साल देश की सेवा करते हैं साहब, -40-45 डिग्री में हमारा जवान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होता है। कोई जाके ज़रा बताए हमको 8 दिन वहाँ रह के सियाचिन ग्लेशियर में, जहाँ 45-50 डिग्री माइनस तापमान होता है, वहाँ पे हमारा सैनिक बंदूक की गोली झेलने के लिए सीना तान के खड़ा रहता है इतने माइनस डिग्री में। जब पहले लड़े थे दुश्मनों से, अब लड़ गए हो चोरों से, ऐसा कुछ नारा भी आप लोग दिए हो अभी बीच में, तो क्यों आप लोग को ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार चोर है? क्यों आप लोग ऐसा मानते हो? नहीं, हम देखो साहब, हम किसी को चोर नहीं कहा है। क्यों हम किसी को चोर क्यों कहेंगे? चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर 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 कोई चोर है तो वो चोर है, देश जानता है। हम क्यों किसी को कहें? हम तो सैनिक हैं, हम तो देश के हित में काम कर रहे हैं, मरते दम तक देश की रक्षा करेंगे और काम करते रहेंगे। तो सर आप सैनिक हो तो फिर सैनिक ही बन के क्यों नहीं गए गए, पॉलिटिक्स में क्यों आ गए हो? यस, जब आप देखते हो देश के अंदर, समाज के अंदर, जब कोई चीज़ या कोई वस्तु आपको हासिल नहीं होती है, तो आप शाम दाम दंड भेद सारी चीज़ें देश में लगाई जा रही है। और हमारा संवैधानिक अधिकार है ना साहब, हम क्यों ना चुनाव लड़े? मेरे को एक बात बताइए, जब सेना का जवान, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जब सेना का जवान कोई भूकंप आता है, सबसे पहले मदद के लिए सेना को लगाया जाता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में, चाहे डोकलाम हो, चाहे सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे ऑपरेशन हो, कारगिल ऑपरेशन हो, आपने देखे है सेना का जवान बढ़ चढ़ के मदद करता है। चाहे बोरवेल में बच्चा गिरा हो, उनको भी, उसकी भी जान बचा के निकालता है। इतनी बड़ी सेवा सेना के जवान का कोई धर्म नहीं है। वो भारतीय, एक भारत के लिए स्वतंत्र काम करता है, किसी धर्म का सेना का जवान। मैं अभी भी वही सवाल में है सर, आप लोग देश की सेवा करने के लिए हो, फौज में हो, फिर ये राजनीति जैसे गंदे क्षेत्र में क्यों आ गए? क्या क्या जरूरत आन पड़ी है? इसके लिए तो नेता ही काफ़ी है ना। आप लोग को अपनी देश में सेवा करना चाहिए, बाढ़ भूकंप में लोगों की मदद करनी चाहिए, एक संस्था बनानी चाहिए। राजनीति में क्यों आ गए आप लोग? हाँ, यही तो बात है। जब हम राजनीति में आने के लिए इसलिए मजबूर हुए कि जब हम देश की सेवा कर सकते, अगर हड़ताल होती है तो हम रेल भी चला सकते, अगर देश में आपत्ति आती है तो हम आगे भी बढ़ के उसको, देश को बचा सकते। तो राजनीति में आकर हम स्वच्छ, सुंदर और अच्छी राजनीति क्यों ना दें? हम देश का भला क्यों ना करें? आज युवा परेशान, गरीब परेशान, महिलाएं परेशान, व्यापारी परेशान, पूरा देश परेशान है। आप जानते हैं, यहाँ तक के किसान परेशान हैं। आप देखे होंगे अभी किसानों के लिए इन्होंने क्या, किसानों का स्वागत करने के लिए हमारे देश के सरकार ने किसानों का स्वागत, पंजाब से जो निकले थे किसान हड़ताल के लिए दिल्ली आने के लिए, उनके स्वागत में हमारे देश के गवर्नमेंट ने क्या क्या नहीं बिछा था। हम तो फूल बिछाते हैं अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो। हमारे तो सर ये भी तो दिखाया गया मीडिया में कि वो किसान किस तरीके से आ गए थे। जी, आप सही कह रहे हैं। वो ये भी देखा गया है कि सुरक्षा कर्मियों पे उन्होंने कितने पत्थरबाजी भी की है। तो आप उस पे किसानों को कुछ क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, ताली दोनों हाथों से बजती है साहब। नहीं, ताली दोनों हाथों। क्या आप बताओ, कानून तोड़ना कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, कानून नहीं तोड़ना चाहिए, ताली दोनों हाथों से फिर बजती है। ऐसे में अगर किसानों को रोका जा रहा है, सवाल ही नहीं उठता, अगर वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, वहाँ की दिल्ली की जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको ये नहीं लगता सर? साहब, रोकने का तरीका है ना। वो कोई दुश्मन थोड़ी है देश के। तुम इतने कील बिछा रहे हो वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर, अपने इतने बैरिकेड लगाए तुमने कि साला वो आज अगर इतने बैरिकेड या इतनी सुरक्षा रखने के लिए तुम अगर ये सुरक्षा पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पे लगाते ना, तो कितना फायदा होता। जो किसान, पाकिस्तान और चीन में तो वैसे भी सुरक्षा लगी है, जब भी तो आज चीन भारत से डर गए ना। नहीं आप साहब, ये लोहे के मोटे मोटे कील, कंक्रीट, उसके बाद बैरिकेड, उसके बाद कटीली तार, उसके बाद आप वो ड्रोन से आप क्या बोलते हैं उसको, आंसू गैस के गोले। ये कौन सा तरीका है? हम अपने जो अन्नदाता है हमारा, आज पूछिए राष्ट्रपति महोदय से लेके तो एक गरीब तक वो क्या खाता है? जो किसान उगाता वही तो खाता है ना।
तो सर ये तो गई आपकी किसानों का मुद्दा, जी। लेकिन मैं आपके ही लोकसभा क्षेत्र में आता हूँ, नागपुर में। ओके साहब। यहाँ पे बीजेपी अपने नेता का प्रचार विकास पुरुष के नाम पे कर रही है। मेट्रो स्टेशन से लेके कई ऐसा बोलना है उनका कि व्यापार यहाँ पे नागपुर में ले आए। आज ताजबाग में भी जाते हैं तो गडकरी का ही पोस्टर सब जगह नज़र आता है। तो एक अलग छवि गडकरी ने बना के रखी है नागपुर लोकसभा क्षेत्र में। तो ऐसे में आप सीधे गडकरी जी को किस प्रकार से टक्कर देने वाले हैं? मेरा पहला सवाल यही है, जब उनकी इतनी बड़ी अच्छी छवि नागपुर में फ़िलहाल दिख रही है। इतनी अच्छी छवि होने के कारण कांग्रेस ने भी आज की डेट तक यहाँ का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाया है। साहब देखो, मराठी में एक कहावत है, जैसा बोले वैसा चाले, वंदावी त्याची पाऊले। अच्छा। गडकरी साहब ने जब चुनाव में आने से पहले कहा था कि मैं विदर्भ स्वतंत्र कर दूंगा, उसके बाद उन्होंने वादा किया था नाग नदी साफ करके स्वच्छ करके उसमें मैं नाव चलाऊंगा, ये मेरा सपना है। कहीं ना कहीं साहब उन्होंने विदर्भ स्वतंत्र नहीं किया। नागपुर शहर आप देख रहे हो 10 सालों में 10 बार बाढ़ में डूब चुका है, घरों में पानी गया, लोग मरते मरते बचे। तो ये स्थिति, अगर आप इतने बड़े नेता है तो आपने आपका शहर, आपका लोकसभा क्षेत्र तो कम से कम संभाल के रखिएगा। आप ब्रिज बना रहे हो, मेट्रो ला रहे हो, सारी चीज़ें ठीक है। आप शहर के अंदर देखिए, यहाँ रोड बनता है, 15 दिन के बाद वहीं खुदाई होती है, बड़े गड्ढे। फिर वहाँ जाके देखो, वहाँ फिर कंक्रीट बिछता है, 1 महीने के बाद फिर वहाँ खुदाई होती है। क्या है? तो भैया कभी केबल बिछा है। यानी बच्चे कोई पढ़ाई है, किसी के पेपर है, कोई ड्यूटी वाले हैं। साहब ये तकलीफें होती है। जनता कहीं ना कहीं साहब शहर की बहुत परेशान है, नागपुर शहर की जनता। तो अगर आप लोकसभा में चयनित हो जाते हैं, आप यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, तो क्या आप विदर्भ बनाएंगे? साहब क्या आप विदर्भ बनाने के लिए आवाज़ उठाएंगे? 101%। मैं अगर विदर्भ में जन्म लिया हूँ तो मरूंगा भी विदर्भ में ही, पक्का 100%। और अगर पार्लियामेंट में भारतीय जवान किसान पार्टी की तरफ से अगर मैं चुन के जाता हूँ तो सबसे पहला मेरा पहलू होगा स्वतंत्र विदर्भ। आवाज़ संसद में उठाऊंगा। उसके बाद नागपुर शहर जो लोकसभा क्षेत्र है उसको अच्छे से अच्छा, जो गडकरी साहब नहीं कर पाए, मैं करने की कोशिश करूँगा। कि गडकरी साहब ने जैसे नाग नदी का एग्जाम्पल दिया, नहीं कर पाए, और क्या नहीं कर पाए आपके हिसाब से? साहब आप देखिए, एम्स उसमें मिहान है, मिहान में जाके देखिए। मैं अभी 15 दिन 20 दिन पहले, 1 महीना पहले गया। मिहान में बाहर के लोग आके रोजगार कर रहे हैं, जबकि हम विदर्भ के लोग हैं, विदर्भ के युवा है। पढ़ने के बाद अच्छे जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा प्रोडक्ट अगर तैयार होता है तो उसको लेने वाला भी तो चाहिए ना। उसको लेने वाला विदर्भ में नहीं है। हमारे युवा अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और पुणे उधर साइड में जा रहे हैं। उनको क्या नौकरी में क्या मिल रहा है? 20,000, 22,000, 25,000, 30,000। वो खाया पिया कुछ नहीं, वहाँ बैठे हैं बेचारे, अपना टाइम पास कर रहे हैं। माँ बाप इधर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोकल युवाओं को रोजगार देंगे। आज मेट्रो आई है, मेट्रो जब बन रही थी उस टाइम पे सब बाहर के लेबर थे। मेट्रो में जो जॉब लगे हैं वो भी सब बाहर के लोग हैं। मैं चाहता हूँ भारतीय जवान किसान पार्टी ये 100% दावे के साथ कहती है कि हम अगर चुन के आते हैं तो हम 100% लोकल पॉपुलेशन को रोजगार देंगे, जिसमें हमारी माता बहनें भी होगी, हमारे युवा भी होंगे। पहले हम ये प्राथमिकता देंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे। हमारे किसान है साहब, आज किसानों के लिए रोज आत्महत्या हो रही है, उनके लिए कोई प्लान नहीं है हमारे पास। शहरों में महिलाओं के लिए बचत गट है, किसानों के बचत गट खुलवाएंगे हम, जो किसानों का प्रोडक्ट वहाँ पे बना के वो लोग कम से कम किसान आपस में मिलके बड़ा स्टोरेज करके अपना अनाज तैयार करके वो कम से कम सुरक्षित तो रख सके। आज देखो एक बाढ़ आती है कलमना में, देखो कैसा पूरा अनाज डूब गया, कल परसों की बात है। देखिए पूरे गेहूँ खराब हो गए, किसका नुकसान है? किसान का है, जो बेचारा अपना खून पसीना बहाकर वो अनाज उगा के लाता है और मंडी में आके वो खराब हो जाता, सड़ जाता। क्या वो दलाल से बोलेगा या कृषि समिति से बात करेगा? आप बताइए। तो ये सारी सुख सुविधा है, हमने कहीं ना कहीं तो ध्यान देना पड़ेगा। तो सर जैसे कि आपकी ये जो पार्टी जो आपको टिकट देने वाली है, तो वो केवल नागपुर लोकसभा से ही कैंडिडेट खड़ा कर गई है या और भी कोई जगह है? नहीं साहब, हमारी भारतीय जवान किसान पार्टी
इन्होंने पूरे देश में एक व्यापक अभियान चलाया, हमने व्यापक अभियान चलाया जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अभी महाराष्ट्र, ओके। और आगे भी हम पूरे देश में लोकसभा के करीब करीब 450 से 500 उम्मीदवार हमने तैयार कर रखे हैं। ओके। महाराष्ट्र में 48 के पास हमारे भी उम्मीदवार तैयार है, विदर्भ में 10 उम्मीदवार बिल्कुल तैयार है, और नागपुर से मैं हूँ। 100% हम चुनौती देंगे साहब, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे साथ जवान है, किसान है, महिलाएं है, युवा है। पूरे देश की जनता की अभी आवाज़ निकल रही है कि नहीं, हमें अभी नया विकल्प चाहिए। बहुत हो गया कि इनके पीछे घूम के, बहुत हो गया इनके आगे पीछे। एक देखिए, एक कार्यकर्ता है, सवेरे से शाम तक इनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हुआ घूमता है, और शाम को झुंडका भाकर केंद्र में जाके बेचारा 10 रुपए की रोटी खाता है, चाय पीता और अपने घर में जाके सो जाता है। क्या मिलता है उसको, बताइए। सही है। तो सर ये तो रही आपकी ये बात और आपकी पार्टी की बात। तो अब बाकी आप अपने जो दर्शक हैं उनको जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ देश के नागरिकों का, आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करके मैं सूबेदार गुणवंत सोमकर आपसे एक पूछना चाहता हूँ। इसमें आज के समय में जो स्थिति है, जवान परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, व्यापारी परेशान है, तो फिर मुझे एक बात बताइए, इनको वोट दे कौन रहा है? ये अभी चुनाव आयोग ने एक अनाउंस किया था 50 लाख मशीनें इलेक्शन के लिए आई है। अब सब पूरा देश परेशान है, अफरा तफरी मची है। मोदी साहब ने बोला है कि 80 करोड़ जनता फ्री राशन का फ़ायदा उठा रही है। अब सब परेशानी के बावजूद भी सरकार बोलती है कि 400 के पार। तो आपको समझ में आ रही बात कि 400 के पार होगा कैसे? जब सब परेशान है तो वोट दे कौन रहा? 400 पार जाएंगे कैसे ये? जनता ही देगी होगी, और कौन देगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ। आपको क्या लगता है कि आप भी दूसरे विपक्षियों के जैसे ईवीएम पे ही ब्लेम में आ गए हो? नहीं, ब्लेम नहीं कर रहा साहब मैं तो देखो, आपको क्या पूरा यकीन है कि ईवीएम घोटाला है? देखो साहब, बैलेट पेपर ये है, दुनिया के अंदर बैलेट पेपर ईवीएम आके चली गई। सही, बैलेट पेपर में भी तो अभी देखे नहीं है घोटाला कर दिए थे, जबकि इतना कम वोट था वहाँ पे। साहब दुनिया में बैलेट पेपर आ गया है, पहले मशीनें थी, बड़े बड़े देशों ने वो मशीनें निकाल के फेंक दी है, बैलेट से काम हो रहा है। तो अगर देश में अगर बैलेट से चुनाव होता है तो भारतीय जवान किसान पार्टी हम बिल्कुल उसका स्वागत करेंगे, और बैलेट से चुनाव होना ही चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब है प्रधानमंत्री जी, बड़े डंके के चोट पे कह रहे हैं, और हमें भी गर्व है वो कहते हैं, तो 400 के पार। तो अगर बैलेट से चुनाव होता है और वो 400 के पार चुन के आते तो हम भी उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, लेकिन बैलेट से चुनाव होना जरूरी है। देश की जनता चाहती है कि बैलेट से चुनाव हो। पूरी आवाज़ उठ रही गली से लेके दिल्ली तक, ये चुनाव बैलेट से हो, ईवीएम बंद हो जानी चाहिए। तो बंद कर देना चाहिए ना सरकार। जनता कहाँ बोल रही है? जितने विपक्ष में है बस वही लोग तो बोल रहे हैं कि भैया ईवीएम बंद कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ो। जंतर मंतर में देखिए, मुंबई में देखिए, सब जगह पे वकील देखिए, लेबर, सब लोग साहब इसके खिलाफ उतरे हुए हैं। लेकिन आपके और हमारे कानों तक वो बातें नहीं आ रही। क्या क्यों नहीं? आपको क्या लगता है हम लोग के कानों तक ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? ये तो अभी समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और सबको पता है इस चीज़। तो मैं तो इस चीज़ के बारे में कैसे बताऊं मैं आपको? मेरे तो समझ में नहीं आता इस बात के लिए कि क्यों नहीं आ रही है। आप मीडिया प्रमुख है, आप मीडिया जानते हैं, सारी चीज़ें आपको समझती है, आपको तुमको बातें पहुँचनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे सूबेदार सर जो सब पे ब्लेम लगा दिए कि खबरें लोगों तक सही नहीं पहुंचा गए, और ईवीएम पे भी इनने घोटालेबाजी का डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आरोप लगा दिए। पर जो मोदी जी की जो सरकार है, 4 जून 400 पार, इसका इनने समर्थन किया है उस शर्त पर कि अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। तो सर उम्मीद करते हैं आज आपको हमारे स्टूडियो में आके अच्छा लगा होगा। अगर आप जाते जाते भी और कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल। मैं देशवासियों से सूबेदार गुणवंत सोम को यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में अच्छे लोग, अच्छा पक्ष चुनिए, और भारतीय जवान किसान पार्टी ये जो उभर के अभी ऊपर आ रही है देश में, सेवा करने का उनको मौका दीजिए, और
उनके जितने उम्मीदवार हैं देश के अंदर, उनको चुन के लाने में मदद कीजिए, जिससे कि साफ़ सुथरी सरकार। एक विषय मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक बड़ा अभी एक ट्रेंड चल चुका है देश के अंदर कि मैं नेता मेरा बेटा नेता, अच्छा। मैं नेता मेरी बेटी नेता। हम्म। इस पे भी विराम लगना चाहिए। आज उस पार्टी का कार्यकर्ता 25-25, 20-20 साल जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, पैर की चप्पल टूट जाती है, घस जाती है, घर में खाने को नहीं होता, बेचारा इधर उधर चाय नाश्ते पे काम करता है, उसको कुछ नहीं मिलता। किसी कोई भी नेता ये नहीं कहता कि बेटा तुम आ जाओ आगे, हम तुमको टिकट देते हैं। वो भी घरानेशाही बंद होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसके लिए भी मैं जनता से अपील करता हूँ, इस पर भी ध्यान रखें और अपना अच्छे से अच्छा नेता चुने। धन्यवाद। मैं आपके चैनल का भी और आपका भी विशेष धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे आज अपने चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सूबेदार सर, जो कि अपनी बातें बिंदास रखे हैं और लोकसभा चुनाव नागपुर से लड़ने वाले हैं। इनको शायद तक टिकट मिलना लगभग तय है। अब देखना ये होगा ये नितिन गडकरी को टक्कर दे पाते हैं कि नहीं। ये फौजी रह चुके हैं और फौजी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने देश के बाकी पंथ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।